बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस सेगमेंट में अब हम लोग टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर। इसके एमसीक्यूज आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। अब जरा इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला एमसीक्यू, व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये बताओ कि जब फोर्स अप्लाई होगी किसी बॉडी पर और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या हुआ? चलिए देखिए, जो पहला एमसीक्यू है, इसमें कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में कवर करेगा। तो बताओ, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एग्री? तो पूछा है देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना रखोगे? 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। इसको क्या कहते हो? इसको आप कहते हो मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क जो है वो ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? कुछ कहना है? ओके है। नेक्स्ट, पहले ये बताओ, आसान एमसीक्यू था ये आसान था, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है उसका मास 2 kg है, m 2 kg है, इज राइज्ड वर्टिकली थ्रू 2 मीटर, ये ऊपर गया है, हाइट गिवन है 2 मीटर, देन वर्क डन विल बी, वर्क डन पूछा है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाइट है, वर्क पूछा है। तो याद है आपको बताया था कि एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, mgh। तो m is 2, g is 10, h is 2, 440। तो देखो 40 के करीब कौन है? 39.2। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी आसान था। ठीक है, नंबर 3। एन एलिवेटर वेइंग दिस न्यूटन, एक एलिवेटर है उसका वेट दिया हुआ है, 3.5 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन, इज राइज्ड टू अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। वो कितना ऊपर चला गया? 1000 मीटर ऊपर गया, हाइट 1000 मीटर। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एब्सेंस में द वर्क डन इज, फिर पूछा वर्क डन, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करोगे अगेन, mgh, और mg की जगह क्या लिखोगे? w गिवन है 3.5 एक्सपोनेंट -6 और h गिवन है 1000। तो ये हो गया 3.5 एक्सपोनेंट -3, यानी पहला ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? ये भी आसान था। ठीक है, नंबर 4,
नंबर 4 में कहता है अ ट्रक ड्राइवर इज ट्राइंग टू पुश अ लोडेड ट्रक। एक ट्रक है, भरा हुआ ट्रक है, लोडेड ट्रक है, बड़ा सामान है। तो एक ट्रक ड्राइवर है उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है विद एन अप्लाइड फोर्स। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हिज अटेम्प्ट वाज अनसक्सेसफुल, वो नाकाम हो गया, उसको मूव कराने में, हिलाने में नाकाम हो गया। द ट्रक स्टेज स्टेशनरी नो मैटर, ट्रक वहीं पे रुका रहा, कुछ नहीं हुआ। हाउ हार्ड द ड्राइवर पुशेस, ड्राइवर ने जितनी मुमकिन थी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ड्राइवर, ड्राइवर ने कितना काम किया? 0। क्यों क्यों क्यों? वर्क होने के लिए डिस्टेंस का कवर होना जरूरी था। उसने तो बता रहा है क्लियरली, बड़ी कोशिश की कि ट्रक जरा हिले हिले, लेकिन वो अपनी जगह से मूव किया ही नहीं, तो वर्क हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो है 0। ऑप्शन डी करेक्ट है, सही है। चलो, अभी एक का फर्क आया ना, अभी है, आगे बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट। A spacecraft moves around अर्थ, जैसे सैटेलाइट होता है ना, या स्पेसक्राफ्ट, ये अर्थ है, ये देखो, ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड एक स्पेसक्राफ्ट है, ये फर्ज करो, ये मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट रेडियस, रेडियस चेंज नहीं हो रहा, रेडियस सेम है। फिर क्या हुआ? हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट ड्यूरिंग 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो कह रहा है बताओ उसने कितना काम किया? एक मर्तबा फिर 0 किया। क्यों क्यों के सुनो, वर्क, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू 0, यही बताया था। तो एक रोटेशन का मतलब है पाथ क्लोज हो गया, तो कोई वर्क नहीं होगा, 0 वर्क, तो 0 करेक्ट है। किसका सही था ये वाला? दोनों का सही है, दोनों का गलत है। चलो ठीक है, ये दोनों का गलत हो गया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नंबर 6। देखिए, नंबर 6 में बगैर कैलकुलेशंस के, बगैर कुछ चेक किए भी आंसर आप करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैंने क्या बोला? बगैर सोचे समझे भी आंसर करेक्ट कर सकते थे। हाँ, ग्रेविटेशन, हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के जो वर्क होता है, बॉडी ऊपर जा रही है, हमेशा नेगेटिव में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हमेशा नेगेटिव में होगा। देखो क्या बोलता है, अ कंटेनर विथ अ मास ऑफ 5 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, बॉडी को ऊपर लेकर गए हैं 8 मीटर, ग्रेविटी की फोर्स किधर लगती है? नीचे। हमने नेगेटिव वर्क में पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव में ही होता है। तो नेगेटिव में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, और अगर आप कैलकुलेट भी करते तो mgh से निकाल लेते, लेकिन फिर भी माइनस में ही लेना पड़ेगा जी, यानी माइनस mgh, और माइनस में एक ही वैल्यू है, लिहाजा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। -400 जूल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था नंबर 6। क्या दोनों का गलत हुआ?
ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्क करता है, तो देखो ना ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे ला रहा है लेकिन वो जा रहा है ऊपर, तो थीटा 180, तो वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में भी बड़ा टेक्निकल सवाल था आसान पर बड़ा कॉन्सेप्चुअल था। बिल्कुल इसमें 0 का करेक्ट ऑप्शन है। किसने? दोनों ने माइनस लगाया। देखो मैं पढ़ रहा हूं, A container with a mass of 5 kg is lifted to a height of 8 meter, बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट था। How much work is done by the external force, जब बॉडी ऊपर जाती है ना वर्टिकली तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स लगती है, एक्सटर्नल कोई फोर्स होती नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई वर्क होता ही नहीं है। द फोर्स ही नहीं लग रही तो वर्क कैसे होगा? 0 का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये था नंबर 7। नंबर 8, नंबर 8 में कौन सा करेक्ट किया? बी। तुमने? सही है दोनों के शायद। A कुली कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन, एक कुली है कैरी कर रहा है 500 न्यूटन का लोड, यानी फोर्स बोल लो वेट बोल लो एक ही बात है। टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्टेंस है 100 मीटर। देन वर्क डन बाय हिम, वर्क डन एफ एस, तो एफ कितना है? 500 और एस कितना है? 100, 2 और 2 4 0, तो 5 1 2 3 4 0। वर्क निकाला है तो जूल, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट। नंबर 9, कौन सा करेक्ट किया? ए वाला, बी वाला दोनों गलत हो गया है, सी वाला करेक्ट है। सुनो, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व। मैंने मिसाल दी थी कि बॉडी अगर यहां पर है, फर्स्ट करो यहाँ पे 200 जूल है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, यहां पर आने के बाद पोटेंशियल हो जाएगा 0 और सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक में। हाँ, इक्वल होगा ना? नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, गौर करो। The potential of energy of a body at a certain height is 200 joule, यहां पर कह रहा है एनर्जी 200 जूल है। The kinetic energy possessed, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पूछ रहा है, when it just touches the surface to the earth, जब ये सरफेस से टच कर रहा है तो इस वक्त सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 200 है तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 200 ही होगी। एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व। तो तुम इस सेंस में ले रहे हो कि यहां पर पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक 200 है, तो के ई ग्रेटर है पी, तुम ये सेंस ले रहे हो, वो ये नहीं कह रहा है। एक मिनट फिर देख लेते हैं। The potential energy of a body at a certain height is 200 joule, certain height पर potential energy 200 joule है। The kinetic energy possessed by it when it just touches the surface of the earth। हाँ, इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं जो सुदेश ले रहा है। तो अगर सुदेश ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है तब भी करेक्ट कर दो, और अगर सी करेक्ट किया इसने तो सी भी करेक्ट कर दो।
इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी और मजीद चाहिए। हाँ, बी को किया है तो फिर तो वो गलत हो गया। हाँ, अगर ए या सी है तो वो आप करेक्ट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगले पेज पर जो पहला एमसीक्यू है, नंबर 1, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर possess? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। वो किस लिए है, वो किस लिए है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग फ्लोइंग हाँ लिख तो रहा है फ्लोइंग, बह रहा है, चल रहा है। फ्लोइंग वाटर possess। अच्छा, इस एमसीक्यू में मैं तुम्हें बोल रहा था गौर कर लो, गौर कर लो, कुछ है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में किसने क्या करेक्ट किया? बी करेक्ट है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी का मास 2 kg है। ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी टचेज द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर। वैसे इसका मतलब है ये भी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहां पर तुमने ये क्यों नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी mgh से निकाला, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर है। बराबर वाला ऑप्शन का ज्यादा सही है। नहीं नहीं, अब सही कर दो। M2G10H1 जूल, मतलब बी बिल्कुल करेक्ट है, 19.6 जूल। हाँ, तीसरा वाला डिफिकल्ट में था। 2 एमसीक्यू के अंदर डिफिकल्ट लेवल कहते हैं, ये पहला आ गया। तीसरा किसने क्या करेक्ट किया? ए करेक्ट किया तुमने, तुमने भी ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देख लो ये सॉल्व कैसे हुआ। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस दिस एंड दिस केजी। एक ऑब्जेक्ट का मास m1, 1 एक्सपोनेंट -3 kg, m2 4 into 10⁻⁴। इसमें मैं ना मुझे एमसीक्यू थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। जैसे पहला ऑप्शन दिया था 4:1, तो दूसरा मैं देता 1:4, फिर तुम लोग कंफ्यूज होते। कर किया पहले भी। अच्छा, हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम बराबर है, यानी P1 P2 बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी? Ke1 और Ke2 का रेशियो पूछा है। तो ये देखो, Ke बराबर होता है हाफ mv², मास से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m²v²/2m। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, p²/2m। अब यहां पुट किया तो ये हो जाएगा p1²/2m, ये हो जाएगा p2²/2m, ये m1 ये m2। p1²/2m1 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में 2m2/p2²। ये दोनों चूंकि बराबर है तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। m2 की जगह पुट किया 4 एक्सपोनेंट -3 और 1 एक्सपोनेंट -3, ये कैंसिल, आंसर इज 4:1। तो 4:1 ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है। किससे? हाँ, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल लॉजिक से भी निकाला जा सकता था, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं ना तो कंफ्यूजन हो सकती थी। हाँ, 1:4। नंबर 4,
A man of mass 50 kg jumps to a height of 1 meter. His potential energy, ये तो आसान था. ऑप्शन सी करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो उससे आप निकाल लोगे. ऑप्शन सी 500 जूल करेक्ट है. नेक्स्ट पेज, नंबर 5. The type of energy possessed by a simple pendulum when it is at the mean position is. देखो, मीन पोजीशन है, ये मूव ऐसे करता है, ठीक है. मीन पोजीशन पर बताओ बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम होती है मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन इज एट इट्स मीन पोजीशन इज. तो मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक. ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट, a 1 kg mass has kinetic energy of 1 joule when its speed is. Correct option is 1.4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये ऐसे देखो, इसमें जो तुम कह रहे थे ना सर रूट बताए लेना, अब उससे सिखाता हूं. ये देखोगे, हाँ नहीं सर उसकी जरूरत भी नहीं थी, अभी मैं समझाता हूं. a 1 kg mass kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल. के ई बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर. के ई की जगह लिखा 1, एम की जगह 1, 2 को इधर लाए, वी स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया. ठीक है. अब इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि अगर रूट लेना नहीं आ रहा तो आप बारी बारी ऑप्शन को देख लो. पहला ऑप्शन है 4.45. ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 का रूट ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और ये 2 है तो ग्रेटर देन 1, और 4 का रूट 2, ये 2 है तो ये लेस देन 2, यानी 1 और 2 के दरमियान कुछ होगा. तो पहला ऑप्शन लेस देन 1 है, गलत. दूसरा ऑप्शन एग्जैक्ट 1 है, वो गलत. चौथा ऑप्शन 4.4 है, वो गलत. तो एक ही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट, 1.4 मीटर पर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट, नंबर 7. इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, the sum of total kinetic and potential energy of free falling body is remains the same. Law of conservation of energy. ये सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. एनर्जी ऑलवेज बी सेम, एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व. सही है, क्लियर है, गलत किया. रिमेन्स द सेम, यानी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम. चलिए नेक्स्ट, नंबर 1 है अभी जगह. नंबर 1, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. पावर. पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी. ऑप्शन सी करेक्ट. नंबर 2, the average power and instantaneous power becomes equal if work is done at uniform rate. एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर तभी होता है जब वो यूनिफॉर्म होता है. एट यूनिफॉर्म रेट, ऑप्शन सी करेक्ट. तीसरा बहुत आसान था. द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट इज 1 HP is equal to 746 वॉट. ऑप्शन बी करेक्ट. नंबर 4 में क्या किया तुम लोगों ने? ठीक है,
पावर, देखो मैं और आसान कर दूं, अगर वो भूल भी जाओ यूनिट तो याद होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? जूल ओवर सेकेंड। जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर ओवर सेकेंड। न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर ओवर सेकेंड अपनी जगह पर। केजी किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टी क्यूब ऊपर गया T-3। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पावर इज अ मेजर ऑफ द, गुड, पावर W ओवर T के बराबर होता है। वर्क एनर्जी का दूसरा नाम है, तो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 6, द यूनिट ऑफ पावर इज, गलत। ऑप्शन डी करेक्ट, जूल्स पर सेकेंड। देखो वॉट तो खुद यूनिट है पावर का। ये देखो वर्क का यूनिट है W ओवर T, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सही है, ठीक है, जूल पर सेकेंड। लास्ट, नंबर 7, अ मशीन डज 2500 जूल्स ऑफ वर्क इन 1 मिनट। एक मशीन इतना वर्क करता है 1 मिनट में। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द मशीन? किसने क्या सही किया? बी बिल्कुल सही है। सेम अगेन यही फॉर्मूला। गौर नहीं किया। पावर बराबर है W ओवर T, वर्क की जगह 2500 और टाइम जो है वो 60 है। जीरो से कैंसिल, हाँ 6 फोर द 24, 1061.4 यानी समथिंग 41 पॉइंट समथिंग। तो 41 के करीब तो सिर्फ 42 ही है, तो 42 करेक्ट। चलिए रिजल्ट तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया जिसके पेपर एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर एमसीक्यूज से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड हो तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।